हेलो फ्रेंड्स, आप लोग के पास टॉपिक लेकर उपस्थित हूं मैं सिविक्स का सेकेंड पार्ट। सिविक्स का पार्ट सेकेंड है जो उसी चैप्टर से रिलेटेड है, लोकतंत्र और सत्ता की साझेदारी। सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप कैसे ले लेता है। तो जब समाज में जाति के नाम पर भेदभाव कर, सामाजिक अंतर, अंतर माने भेदभाव, अंतर का मतलब भेदभाव, तो सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप कैसे ले लेगा। तो समाज में जब जाति के आधार पर भेदभाव होगा, धर्म के आधार पर भेदभाव होगा, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव होगा, तब जाकर के सामाजिक विभाजन हो जाएगा। विभाजन यानी समाज के लोगों में वैमनस्यता हो जाएगा, समाज के लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारी जाति श्रेष्ठ है। भारत का यह दुर्भाग्य है कि लोग अपने जाति, अपने धर्म, अपने वर्ण पर या अपने क्षेत्र पर या अपने भाषा पर लड़ने और कटने पर उतारू हो जाते हैं। इसका कारण है कि लोग जो है, दूसरे लोग जो फायदा उठाने वाले राजनीतिज्ञ लोग होते हैं, वे उसका फायदा उठा करके लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ भी करते हैं। इसलिए यह चैप्टर आपका लिए महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं लोकतंत्र के बारे में जाने। भारतीय लोकतंत्र यह नहीं कहता कि किसी भी एक भाषा का सम्मान करो, भारतीय लोकतंत्र यह नहीं कहता कि किसी एक क्षेत्र का सम्मान करो, किसी एक ही धर्म का सम्मान करो। भारत का धर्मनिरपेक्षता है। भारत का जो क्षेत्र है वह बड़ा वृहत है, विशाल देश है, और इस विशाल देश में अनेकों क्षेत्र हैं। 22 अनुसूचित भाषाएं बोली जाने वाली हैं और कम से कम 100 से ऊपर क्षेत्रीय भाषाएं भी बोली जाने वाली होती हैं। तो इसका मतलब है कि भारत विविधताओं वाला देश है। भारत एक ऐसा देश है जो अपने अंदर में अनेकों प्रकार की विविधताएं समेटे बैठे हुए हैं। परंतु यहां भी हम लोग देखते हैं कि क्षेत्र के आधार पर लोगों में प्रतिस्पर्धा होती है, लड़ाइयां होती है। धर्म के आधार पर भी अभी चल रहा है। भाषा के आधार पर भी हमने देखा है कि स्टेट्स अलग हो जाते हैं, राज्य अलग हो जाते हैं, अथवा रंग और जाति के आधार पर तो इतनी ज्यादा लड़ाई है, इतना ज्यादा वैमनस्यता है कि लोग चाहते हैं कि हमारी जाति के लोग सिर्फ सत्ता में आए, जिसके कारण सत्ता में जो आने वाले लोग होते हैं वो जाति का फायदा होकर के, चाहे वे अयोग्य ही क्यों न हो, वे जाति का फायदा लेकर के, जाति का फायदा उठा करके और आगे चल करके लोगों का शोषण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि सामाजिक अंतर यानी सामाजिक भेदभाव सामाजिक विभाजन का रूप। जब समाज के लोगों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव हो, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, अथवा भाषा के आधार पर भी, हमने देखा है, मैंने पहले भी आपको बतलाया है कि लिंग के आधार पर भी भेदभाव हम लोग देखते हैं। प्रायः यह भारतीय घरों में देखा जाता है कि पुत्र के जन्म उत्सव बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। अभी तो लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं तो समाज में कुछ सुधार भी हो रहे हैं और सुधारात्मक बेटा बेटी में अंतर नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब आज के 10 या 15 वर्ष के परिदृश्य को हम लोग देखेंगे, उसके पहले का 15 वर्ष वाला पहले का जो परिदृश्य हम देखेंगे, तो भारत में स्त्रियों के साथ या कन्याओं के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव, तो जन जागरूकता के कारण अथवा कहें कि बहुत सारी चीजों के कारण लोग जो हैं आपस में चाहते हैं कि नहीं भाई, लैंगिक भेदभाव न हो, जो हक पुत्र को मिलना चाहिए वही हक पुत्री को भी मिलना चाहिए। कई लोग पढ़े लिखे भी हैं, एजुकेटेड पर्सन होने के कारण भी पुत्रियों को उसी बराबर दर्जा देते हैं जो पुत्र को दर्जा देते थे। लेकिन इसके पहले या फिर भारत के समाज में अभी भी ऐसी अवस्था है कि लोग, कई ऐसे नियम हैं, कई ऐसी सामाजिक प्रथाएं हैं जिसमें पुत्री को आगे नहीं किया जाता है, अपितु पुत्र को ही आगे किया जाता है। तो लैंगिक आधारित भेदभाव भी है। हमने देखा है कि पुत्र के जन्म लेते समय खुशियां भी मनाई जाती है अनेकों घरों में। पुत्र को अच्छे शिक्षा व्यवस्था दी जाती है, जबकि पुत्रियों को शिक्षा व्यवस्था के नाम पे नगण्यता होती है, शिक्षा नहीं मिलता। कहने का मतलब है कि लैंगिक आधारित भी हम लोग भेदभाव देखते हैं अपने समाज में अवस्थित। सारे चीजों को हम लोग देख करके चलते हैं तो इससे पता लगता है कि भारतीय समाज में भेदभाव किस किस आधार पर है, सामाजिक अंतर किस किस आधार पर है। तो पहला जाति के आधार पर, दूसरा लिंग आधारित अंतर है, तीसरा क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर और वर्ण के आधार पर भी हम लोग अंतर देखते हैं। कई लोग अपने धर्म को महान बनाने के चक्कर में आप दूसरे धर्मों के लोगों से लड़ाइयां कर बैठते हैं, दंगे फसाद होते हैं। इसमें धर्म गुरुओं का भी हाथ होता है। अपने प्रतीक चिन्हों का सहारा लेकर के जो धर्म गुरु होते हैं वे
आपसी वैमनस्यता कराते हैं, और जो धर्म गुरु होते हैं वो आगे चलकर नेता बनते हैं, और वे लोग अपनी पुलाव पकाते हैं और लोगों के बीच में अपना धाक जमा करके और सत्ता में काबिज हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब समाज के लोगों के बीच जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर जब भेदभाव होना शुरू हो जाए तो हम सब जान जाएंगे कि सामाजिक अंतर हो गया। और वही सामाजिक अंतर कोई खराब चीज नहीं है। सामाजिक अंतर जब खराब चीज रहता तो समाज के बीच में लोग का भिन्न भिन्न लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो क्या उन्हें धर्म नहीं मानने देंगे? अंतर कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन अंतर के नाम पर सामाजिक विभाजन हो जाता है, वह खराब चीज है। समाज के लोगों में वैमनस्यता हो जाती है, वह खराब चीज है। आगे चलते हैं, दूसरा टॉपिक है 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र के सफर का वर्णन करें। 70 के दशक से लेकर के आधुनिक दशक के बीच में भारतीय लोकतंत्र के सफर का वर्णन करें। तो हम लोग देखते हैं जब भारत आजाद हुआ और भारत में लोकतंत्र काबिज हुआ, लोकतंत्र लागू हुआ, तो हमने देखा था कि प्रारंभिक अवस्था में भारतीय राजनीति पर सवर्णों का दबदबा था, सवर्ण जातियों का दबदबा था, क्योंकि वही लोग पढ़े लिखे होते थे और इवन जागरूक भी होते थे, जिसके कारण वे लोग भी, सवर्णों के दबदबा होने का कारण भी था, भारतीय राजनीति पर दबाव होने का कारण भी था कि वे लोग ही अधिकतम भारत के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे, जिसके कारण मतलब कि वे सत्ता पर काबिज हुए आजादी के बाद। तो 70 प्रारंभिक दशक में तो सवर्णों, भारतीय राजनीति में सवर्णों का दबदबा रहा। दूसरे दशक में हम लोग देखेंगे कि दूसरे दशक में मध्यम जाति आई, मध्यम जातियां आई और अपना दबदबा, न तो ज्यादा मतलब दलित ही थे और न ही ज्यादा सवर्ण ही थे, और अपना दबदबा भारतीय राजनीति पर वे लोग रखना शुरू कर दिए 70 के दशक के बाद। लेकिन 90 और 80 के दशकों में दलितों पर भी उंगलियां उठने लगी, दलित पर भी मतलब कि विकास की बातें होने लगी। कई ऐसे दलित नेता आए, कई ऐसे स्त्री नेत्रियां आई, जिसके कारण लोग दलितों के हित और कल्याण की बातें सोचने लगे। तो इसे हम देखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र का जो सफर था वो शुरुआत में सबसे पहले भारत में सवर्ण राजनीति में, भारतीय राजनीति में सवर्ण जातियों का दबदबा था, और दूसरा फिर 70 के बाद 80 के बाद 90 के बाद आज तक का काल, जिसको हम लोग 20वीं सदी या फिर 21वीं सदी को नाम से जानते हैं। तो 2000 का दशक हमारे पास है, और 90 के दशक में हम लोग देखे थे कि भारत में मध्यम जातियों का दबदबा था भारतीय राजनीति में, और उसके बाद आज के काल में और आज के परिदृश्य में भारतीय राजनीति में दलित चिंतन भी होने लगे, दलितों के कल्याण की भी बातें होने लगी। दलित वे होते हैं जो पिछड़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई से वंचित हैं, जिन्हें बुनियादी सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा नहीं मिल रही है, वैसे दलित लोग कहे जाते हैं। तो हमने देखा कि दलित लोग भी अब भारतीय राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। और उसके बाद आज का जो दशक है, अभी 2020 के बाद का जो दशक है, वो दलित, सवर्ण और मध्यम जाति मिलकर के भारतीय राजनीति का लीड कर रहे हैं, भारतीय राजनीति का नेतृत्व कर रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके पास आएगा कि 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र के सफर का वर्णन करें, तो आपको लिखना पड़ेगा कि 70 के दशक में शुरुआत में तो भारतीय राजनीति पर सवर्ण जातियों का दबदबा रहा, लेकिन बाद में जब एजुकेशन और शिक्षा व्यवस्था आगे आई, तब जाकर के मध्यम जातियां भी भारतीय राजनीति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने लगी। और उसके बाद वे मध्यम जातियां ही थी जो दलितों के विकास की बातें करने लगी, और उन्हीं मध्यम जातियों के कारण जो दलित लोग थे वे भी भारतीय राजनीति में आए, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। तो दोस्तों हमने देखा, दो टॉपिक पढ़ा, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है, या दूसरा एक और टॉपिक पढ़ा कि 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र के सफर का अपने शब्दों में वर्णन करें। तो आप, मुझे आशा है कि आप बात बना दीजिएगा, जाकर के आप लिख दीजिएगा वहां पर, और अच्छी तरह से आप जाकर के उसको हैंड राइटिंग में, SST का जब एग्जाम रहेगा, जो सिविक्स का एग्जाम है, वो सिर्फ समझने वाली बात है, इसमें किसी प्रकार का कोई ईस्वी सन नहीं है जो याद किया जाए। तो सिविक्स को इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।